हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो क्लास है ये अपने बेसिकली जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस और अपकमिंग एग्जाम्स में आपके क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या करंट में क्वेश्चन पूछे जाने का क्या ट्रेंड है उस पर बेसिस है। तो इससे पहले अपन ने सर्वोच्च न्यायालय का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जिसमें अपन ने सुप्रीम कोर्ट के गठन, उसके जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल हटाने संबंधी प्रावधान, वो सारी अपन ने चीजें डिस्कस की है। तो अगर आप कोई नए विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले उस क्लास को जरूर देखें ताकि आपके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस क्लास में बेसिकली हम तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, ज्यूरिसडिक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे और उसकी पावर्स क्या है, शक्तियां क्या है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो हमारी बेसिकली ये जो क्वेश्चन ओरिएंटेड क्लास है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ताकि आप उस टॉपिक को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, इसमें जो है क्षेत्राधिकार और शक्तियों में फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो है वो है कि सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। मूल अधिकारिता मतलब जो मेन मुख्य रूप से जो अधिकारिता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन है आपके आर्टिकल 129, अनुच्छेद 120, 131, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 136। तो देखिए, यहाँ पे जो मूल अधिकारिता की बात करें तो उसका उल्लेख आपके 131, 131 अनुच्छेद में है। 131 अनुच्छेद में है मूल अधिकारिता का उल्लेख। 129 में अपन ने पढ़ा था अभिलेख न्यायालय का उल्लेख है। ठीक है, 129 में आपके अभिलेख न्यायालय मतलब जो है एक तरह से इसके जो सभी निर्णय हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा और उन्हें अपने अधीनस्थ न्यायालयों को मानना पड़ेगा। तो अपन मूल अधिकारिता की बात करें तो इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 131 में है। यहाँ पे क्या चीजें हैं, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मूल अधिकारिता में केंद्र और राज्य संबंध विवाद मुख्य रूप से रहेंगे। केंद्र वर्सेस राज्य या राज्य वर्सेस राज्य, या इसमें केंद्र वर्सेस राज्य, कई बनाम कई राज्य। ठीक है, तो बेसिकली जो है मूल अधिकारिता में आपके ये आपको ध्यान रखना है कि जो इनसे संबंधित विवाद है वो मूल अधिकारिता में आते हैं और इसका जो उल्लेख है वो आपके रहेगा अनुच्छेद 131 में। 133 और 136 अपन स्टेप बाय स्टेप आगे के आर्टिकल्स में अपन पढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो मूल अधिकारिता के बाद ये क्वेश्चन है आपके राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी के कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पे अपने को पहला स्टेटमेंट बात करें, इन विवादों की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके जो चुनाव है, इलेक्शन है, इनसे रिलेटेड कोई भी अगर सुनवाई है तो उसकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे अपन बात करें, यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने जो आर्टिकल पढ़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि मूल अधिकारिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। मूल अधिकारिता का अपन ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 131 में है, अभी रिसेंट पढ़ा। तो देखिए, मूल अधिकारिता से संबंधित जो प्रोविजन है वो अनुच्छेद 131 है। पहली चीज तो ये। अब दूसरा है कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव है ये सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है। इसका उल्लेख आपके जो है ये है अनुच्छेद 71 में। ठीक है, 71 में इसका उल्लेख है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो ये आर्टिकल 71 में है, जबकि मूल अधिकारिता का उल्लेख जो है ये आपके 131 में है, जिसमें मुख्य रूप से जो है केंद्र और राज्यों के विवाद, राज्यों राज्यों के विवाद और केंद्र बनाम कई राज्यों के बीच विवाद का उल्लेख है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है यह प्रावधान जो है चुनाव से संबंधित प्रावधान आपकी मूल अधिकारिता में नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखना है। हालांकि ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ये जरूर ध्यान रखें। लेकिन ये मूल अधिकारिता में नहीं आता क्योंकि इसका उल्लेख जो है 71 में है, जबकि मूल अधिकारिता आपके अनुच्छेद 131 में है। तो यहाँ पे सही कथन का पूछा है तो आपके केवल एक सही कथन रहेगा, तो आंसर रहेगा आपके केवल एक। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित विवाद की सुनवाई है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ये फैक्ट है, लेकिन ये मूल अधिकारिता में शामिल नहीं है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। पहले अपन ने बात की मूल अधिकारिता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो अब बात करें अपीलीय अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अब इसमें स्टेटमेंट है कि दीवानी मामलों में अपील का प्रावधान अनुच्छेद 132 में है। तो देखिए, सबसे पहली चीज ध्यान रखना है, अनुच्छेद 132 में जो है वो संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रावधान रहते हैं।
संविधान की व्याख्या से संबंधित। ठीक है, तो ये दीवानी मामलों से संबंधित इसमें नहीं है। दीवानी मामलों में अपील का प्रावधान जो है वो आपके आर्टिकल 133 में है, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है फौजदारी मामलों क्रिमिनल केसेस में अपील का प्रावधान अनुच्छेद 134 में है, ये बिल्कुल सही है। देखिए 133 में तो आपके जो है ये दीवानी मामलों में अपील का अधिकार है अनुच्छेद 133 में, और अनुच्छेद 133 में फौजदारी मामलों में अगर कोई निर्णय आया है हाई कोर्ट से तो वो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? वो आपके 134। जबकि दीवानी मामलों से संबंधित इसका अपीली अधिकारिता का उल्लेख आपके अनुच्छेद 133 में है। जबकि अनुच्छेद 132 ध्यान रखना है कि यदि संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई मामला है तो उसके लिए अपील आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 132 के तहत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सही कथन का चुनना है, तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो इसका आंसर आपके रहेगा केवल 2, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की दीवानी मामलों में अपील सुन सकता है? ठीक है, देखिए वो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था वो आपकी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया है। ये जनरली कई एग्जाम्स में आपके आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दीवानी मामलों का अपन ने पढ़ा है, दीवानी मामलों में अपील सुन सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 135। तो यहाँ पे अपने को यह ध्यान रखना है दीवानी मामलों से संबंधित जो है वो आर्टिकल है अनुच्छेद 133 अपन ने पढ़ा है, जबकि फौजदारी मामलों से अगर पूछा जाए यहीं तो अनुच्छेद 134। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उसके बारे में फिर से क्वेश्चन आया है। तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है आप ये नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो है मूल अधिकारिता पे ज्यादा फोकस रहता है एग्जामिनर का, और कॉन्सेप्चुअल चीजें भी वहीं से आती है। तो पहला इसमें स्टेटमेंट इस अधिकारिता अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है, 131 में इसका उल्लेख है। दूसरा है इसका प्रयोग केवल भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों में होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, राज्य सरकार भारत सरकार के विवादों में होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है, इसके अलावा राज्यों और राज्यों के बीच विवाद की भी सुनवाई होती है। ठीक है, राज्यों वर्सेस कोई राज्य है जैसे राजस्थान बनाम गुजरात है तो उसकी भी सुनवाई होती है। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में प्रयोग नहीं होगा कि मूल अधिकारिता का, ऑब्वियसली होगा, तो यहाँ पे क्या है कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर केवल नहीं आता तो ये स्टेटमेंट आपके सही हो जाता, लेकिन केवल है तो ये आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये ध्यान रखना है, इसका आंसर रहेगा केवल 1। यहाँ पे अगर सिर्फ केवल शब्द हटा दे अगर अपन, तो ये आपकी स्टेटमेंट सही हो जाता है कि इसका प्रयोग भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों में होता है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे भारत सरकार बनाम राज्य है या राज्य बनाम राज्य है या भारत सरकार बनाम कई राज्य है, तो उन सभी की सुनवाई भी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है अनुच्छेद 134A। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संविधान संशोधन के तहत जुड़ा, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये आर्टिकल जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब दूसरा क्या है, यह उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी, ये क्या चीज है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें तो देखिए अगर जैसे हाई कोर्ट ने किसी मामले पर निर्णय दिया है तो उसके खिलाफ आप अपील तभी कर सकते हैं जब उस संदर्भ में उच्च न्यायालय जो है प्रमाण पत्र जारी कर दे। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि ये प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया। पहली चीज तो ये, और दूसरा भी ये आपकी स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको यह ध्यान रखना है आर्टिकल 134A। और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन 1978। तो ये यहाँ पे फैक्चुअल चीजें अगर आपसे पूछा जाए या कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछा जाए तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, ताकि वो चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में हो। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही रहे, तो यहाँ पे सही कथन पूछा है तो आपका आंसर रहेगा 1 और 2 दोनों।
आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके है सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसएलपी दायर करना। कई बार आपने न्यूज मीडिया में वगैरह में सुना होगा, न्यूज़पेपर में, कि विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी किस अनुच्छेद में निहित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के बारे में बात करें, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 138। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि जो एसएलपी है इसका उल्लेख जो है ये किसके अनुच्छेद के तहत दायर की जा सकती है, 136 के तहत। अब एसएलपी क्या होती है, देखिए यदि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मामले में निर्णय दिया है और उस निर्णय के खिलाफ आप एक तरह से पुनर्विचार की याचिका और या एक बार विचार उस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट से एक बार और विचार करने का अगर आप अनुरोध करते हैं तो वह एसएलपी के तहत आप किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सकते हैं कि ये वो उस निर्णय पर पुनर्विचार करें। तो इसका उल्लेख आपके जो है वह 136 में है। तो यहाँ से डायरेक्ट ये चीज ध्यान रखना है कि इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 136 में है। और एसएलपी क्या होती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने अगर किसी मामले पर निर्णय दिया है तो उस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए ये अपील जो है की जा सकती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है विशेष अनुमति याचिका। इसके बारे में भी फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए ये पहला स्टेटमेंट किसी भी न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध दायर की जा सकती है, बिल्कुल, चाहे हाई कोर्ट हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, निर्णय के विरुद्ध की अपील की जा सकती है। सही स्टेटमेंट है। यह केवल उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही दायर की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर ही दायर नहीं की जा सकती। यहाँ पे जैसे उच्च न्यायालय का निर्णय है तो उस पर अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है और उस पर एसएलपी दायर करना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर ये शब्द नहीं होता तो फिर भी ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यहाँ पे इस सिर्फ एक शब्द की वजह से ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा, आपके सही कथन का पूछा है तो केवल एक इसका आंसर रहेगा। तो इस तरीके जो क्वेश्चन है जनरली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पूछे जाते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट है आपके ऑब्जेक्टिव, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि इसमें आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता है उस सभी डिसीजंस का है प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखा जाता है, और उन निर्णयों को मानना हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जो अधीनस्थ न्यायालय है उन सभी को मानना बाध्यकारी होता है, जरूरी होता है। तो उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में पूछा है? आपके है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 132। तो देखिए अभिलेख न्यायालय का उल्लेख आपके है अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 29 में है कि भाई इसके जो है सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और ये सभी जो है अधीनस्थ न्यायालयों को मानने के लिए बाध्यकारी होगा। इसके अलावा इनके निर्णयों की अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें दंड भी दे सकता है। तो यहाँ पे ये जो है आपके प्रोविजन आपके अनुच्छेद 129 में है। 124 और 127 के बारे में अपन ने कल कंप्लीट डिस्कशन किया, और 132 में अपन ने आज डिस्कस किया कि ये आपके जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है अधिकारिता के अंतर्गत आता है, जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपके सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है अनुच्छेद 137। तो अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो क्या वह डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट फिर से बदल सकता है क्या? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट सही है। देखिए अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस को बदल सकता है। ये आपके जो रिसेंट है 2017-18 के आसपास आपके एक अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जो है इस SC/ST एक्ट के तहत जो है वो अपराध जो है वो जमानती होगा। तो इस निर्णय का विरोध हुआ जनता के लेवल पर और सरकार के लेवल पर भी। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय की समीक्षा की और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को बदल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट अपने जो डिसीजंस को है वो उसकी समीक्षा कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, उन्हें बदल भी सकता है। तो इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 137 में है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखें। तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, यह शक्ति केवल राष्ट्रपति की अनुमति से प्रयोग की जा सकती है। ये आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पर अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है, या उन पर जैसे SLP दायर की जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। आपके आंसर रहेगा केवल एक। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है
उपचारात्मक याचिका जो क्यूरेटिव पिटीशन है एसएलपी दायर कर सकते हैं, इसके अलावा उपचारात्मक याचिका भी दायर कर सकते हैं, से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यूरेटिव पिटीशन यह संविधान में उल्लिखित है, तो देखिए इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह न्यायिक नवाचार जुडिशियल इनोवेशन से विकसित हुआ है। देखिए जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक तरह से कानून या एक परंपरा बन जाती है। तो जो उपचारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन है ये भी उसी का एक एग्जाम्पल है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार ये एक परंपरा बन गई। अब तो ये स्टेटमेंट सही है। आगे बात करें, यह केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति से दायर की जा सकती है, नहीं इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अनुच्छेद 132 से संबंधित है, यह भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को पूछा है सही कथन कौन सा है, तो इसमें रहेगा यह न्यायिक नवाचार से विकसित हुआ है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिए गए निर्णयों के अनुसार यह परंपरा बनी है क्यूरेटिव पिटीशन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा यह केवल यह न्यायिक नवाचार से विकसित हुआ है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके है सर्वोच्च न्यायालय की नजीरात्मक भूमिका। अब देखिए जो है अभिलेख न्यायालय का जो है आपने शब्द थोड़ा चेंज हो गया, नजीरात्मक भूमिका या प्रेसिडेंट अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है ये आपके शब्द के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि ये जो है अभिलेख न्यायालय के बारे में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में ही पूछा है। तो यह अनुच्छेद 129 में उल्लेखित है जो अभिलेख न्यायालय के बारे में सही है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अन्य सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है, चाहे वो हाईकोर्ट हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, निर्णय की अवमानना पर सर्वोच्च न्यायालय दंडित कर सकता है, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सर्वोच्च न्यायालय कोई भी अगर निर्णय की अवमानना करता है तो उसे दंड देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो यहाँ पे सही कथन का पूछा था, आपके सभी कथन सही है, 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि अभिलेख न्यायालय के बारे में ही पूछा है, नजीरात्मक भूमिका या प्रेसिडेंटेड अथॉरिटी, मतलब जो है इसके जो निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, इसके निर्णयों को जो है एज ए एग्जाम्पल अन्य कोर्ट्स भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि अगर शब्दों के भ्रमजाल में आप ना पढ़े, क्योंकि कई बार क्या है कि अगर आपको हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश का शब्द जरूर देखें, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, प्रारूप समिति जो एस्टीमेट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी के बारे में हिंदी में एक वर्ड लिखा गया पांडुलेखन समिति। ठीक है, तो पांडुलेखन समिति कई बार क्या है कि जैसे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हीं को भी नहीं पता पांडुलेखन समिति क्या होता है, लेकिन अगर आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो एस्टीमेट कमेटी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रारूप समिति के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। अब देखिए इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने की सही पूछा है या गलत पूछा है, ये आपके हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बार अगर आप यहाँ पे ही ध्यान नहीं देते तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस आपके सर्वाधिक रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है, गोलकनाथ केस में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। देखिए गोलकनाथ केस जो है वो आपके 1967 में इसका निर्णय आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है केशवानंद भारती केस 1973 में संविधान के मूल ढांचा सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। देखिए केशवानंद केस भारती केस में ही मूल ढांचा को जो सिद्धांत है, आधारभूत संरचना का सिद्धांत ये दिया गया था, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा है गोलकनाथ केस में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने से रोका गया, तो ये बिल्कुल सही है। केवल गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपके। डी है आपके केशवानंद भारती केस ने सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा शक्ति समाप्त की। तो देखिए यहाँ पे समाप्त नहीं की, जुडिशियल पावर जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर से बड़ी है, कि इसमें यह निर्णय दिया गया कि अगर संसद कोई ऐसा कानून पारित करती है जो आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर निर्णय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय को उसे रिव्यू करने का अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो यहाँ पे समाप्त नहीं है, उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को सही कथन पूछा है, तो आपकी सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि भाई इसमें जो है गोलकनाथ वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने से रोका गया। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 137 के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अनुच्छेद 138 क्या है, इसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है, संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। ये बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय की जो क्षेत्राधिकार है उसमें संसद कानून बनाकर वृद्धि कर सकती है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता घटाने का अधिकार भी संसद को है। तो देखिए
जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स को कम करने का अधिकार संसद को नहीं है, जो पावर है उनमें वृद्धि जरूर कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है आपके दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्टिकल 138 में क्या है कि इसमें संसद सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है, क्षेत्राधिकार है, उसमें वृद्धि कर सकती है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना है कि संसद सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता या क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो ये ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 138 में है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता कौन बढ़ा सकता है, कौन वृद्धि कर सकता है, तो वो संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है और पावर जो अधिकारिता कौन बढ़ा सकती है, तो संसद बढ़ा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आंसर रहेगा केवल एक। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में वृद्धि का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है। देखिए अपन ने ये चीज कल पढ़ी थी कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकती है, संसद कर सकती है कानून बनाकर। तो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में पूछा है, तो आर्टिकल पूछ लिया अपन से, तो आर्टिकल है 124, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 145 और अनुच्छेद 146। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित जो आर्टिकल है वो आपके है 124। ठीक है, और इसके अलावा अपन ने अभी पढ़ा कि जो है संसद की अधिकारिता या क्षेत्राधिकार में वृद्धि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है आपके 138। तो यहाँ पे 124 और 138 कंफ्यूजिंग है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि अनुच्छेद 124 के तहत होती है और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता या क्षेत्राधिकार में वृद्धि जो है वह अनुच्छेद 138 के तहत होती है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में याचिका दायर करने याचिका जारी करने का अधिकार देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए एक तो अपन ने अभी पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता या क्षेत्राधिकार। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में जो है राज्य याचिका या रिट जारी करने का जो है अधिकार देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 144। तो इसका जो है आपके मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त जो है अधिकार देने का उल्लेख आपके अनुच्छेद 139 में है। कैसे कि देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है रिट जारी कर सकती है, तो संसद इन्हें इनके अलावा भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत दे सकती है, अनुच्छेद 139। ठीक है, अपने को ये ध्यान रखना है कि बेसिक डिफरेंस क्या ध्यान रखना है, अनुच्छेद 138 और 139 का ध्यान रखना है। कैसे, अनुच्छेद 138 में है कि जो संसद है यह सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। क्षेत्राधिकार अधिकारिता मतलब जो है इसकी जो इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 138 में है, जबकि मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त जो है रिट जारी करने का अधिकार जो है वह आपके अनुच्छेद 139 में है। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पे है अनुच्छेद 139A, अनुच्छेद 139A को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आप ये 44वें संविधान संशोधन नहीं है, यहाँ पे आपके रहेगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और 1976 में जोड़ा गया, सॉरी 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, तो 139 है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1946 में जोड़ा गया। अब दूसरा है अनुच्छेद 139 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी याचिका जारी करने का अधिकार दे सकती है। यहाँ पे देखिए ए नहीं पूछा, अनुच्छेद 139 पूछा, तो ये बिल्कुल सही है। जबकि 139A में क्या प्रोविजन था, 139A में था कि यदि एक ही मामला दो या दो से अधिक उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा सकता है, उस मामले का स्थानांतरण अपने पास करा सकता है। तो इसका जो प्रावधान है वो आपके 139A में है और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो अपन नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट आपके जो है देखिए ये पहला स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, तो इसका आंसर रहेगा बी, केवल 2 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके है अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, मतलब किस मामले से संबंधित है। ए है न्यायाधीशों की नियुक्ति, बी आपके उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के स्थानांतरण से, सी है आपके न्यायिक पुनरावलोकन से, डी है आपके संविधान संशोधन से। तो देखिए 139A जो है उच्च न्यायालय में लंबित मामले, मतलब 2 या 2 से अधिक हाईकोर्ट में अगर कोई सेम ही मामला है तो उससे सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा सकता है।
यहाँ पे अपने को क्विक रिवीजन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो उच्च न्यायालयों की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपके रहेगा 124। न्यायिक पुनरावलोकन का देखिए डायरेक्ट कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका जो आधार है, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है वो आपके है अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान संशोधन का उल्लेख आपके जो है यह 368 में है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। ठीक है, ये संविधान के भाग 20 में है, तो ये आपको आर्टिकल से क्विक रिवीजन के अकॉर्डिंग रह सकता है जो आपके इंपॉर्टेंट रहे। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके अनुच्छेद 145 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनुच्छेद भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, सर्वोच्च न्यायालय अपने कार्यों की प्रक्रिया और नियम स्वयं निर्धारित करता है। तो ये बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय अपने नियम और प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करता है। अपन ने जैसे संसद के टॉपिक में पढ़ा था कि संसद जो है अपने नियम और प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करती है, तो उसी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट भी अपने नियम और प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करता है। तो इसका उल्लेख अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 118 में संसद के टॉपिक में। जबकि यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर रिवर्स भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अपने नियम और प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करता है। तो यहाँ पे रहेगा आर्टिकल 145। नेक्स्ट है संविधान पीठ में, इसमें यह भी उल्लेख है कि संवैधानिक पीठ में न्यूनतम 5 न्यायाधीश होंगे। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जा रही है तो उसमें जो है मिनिमम जो है आपके 5 न्यायाधीश होने चाहिए। तो इसका उल्लेख भी आपके अनुच्छेद 145 में है। तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर रहेगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है अनुच्छेद 143। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन ने राष्ट्रपति टॉपिक में भी अपन ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 143 के परामर्शीय अधिकार है ना, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आर्टिकल 143 जो है वो राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट दोनों से रिलेटेड है, तो ये दोनों टॉपिक में पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट अपना फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें राष्ट्रपति किसी विधि या तथ्य के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, किसी भी विषय या कानून पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के जो है विषय, राष्ट्रपति के दिए विषय पर है, यहाँ पर राष्ट्रपति के दिए विषय पर राय देना बाध्यकारी होता है कि भाई उस पर जो है कोई भी राष्ट्रपति ने किसी मुद्दे पर राय मांगी है तो उस पर राय देना बाध्यकारी है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो इस कारण से ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है, तो यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट को राय देना, उस मुद्दे पर राय देना, सलाह देना बाध्यकारी नहीं है। वह राय दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, राय देने से मना भी कर सकता है। और इसके अलावा ये भी चीज ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति भी उस सलाह को माने या नहीं माने, ये उस पर उन पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति उस निर्णय को मानने से, सलाह को मानने से इनकार भी कर सकता है, उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है, सलाह मांग सकता है, इसका उल्लेख आपके है अनुच्छेद 143 में, पहली चीज ये। दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट राय दे या नहीं दे ये उस पर निर्भर करता है, और राष्ट्रपति वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय माने या नहीं माने ये भी उस पर निर्भर करता है। तो ये तीनों चीजें अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने जो आंसर रहेगा वो सही कथन का पूछा है, तो केवल एक इसमें सही कथन रहेगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है अनुच्छेद 142 के संदर्भ में। ठीक है, तो अनुच्छेद 142 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने हेतु आदेश पारित कर सकता है। देखिए पूर्ण न्याय वाला मामला कई बार जो है न्यूज में रहता है कि पर्टिकुलर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। तो यहाँ पे देखिए कि अगर किसी मामले में कोई पर्टिकुलर जो है कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई मतलब निर्धारित एक प्रोसेस नहीं है, तो उस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट अपना जो है फाइनल डिसीजन दे सकता है। वो किस अनुच्छेद के तहत दे सकता है, तो वह अनुच्छेद आपके रहेगा अनुच्छेद 142। तो ये आपके स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दूसरा है इस अनुच्छेद के तहत जारी आदेशों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे निर्णय दिए हैं जिसे संसद ने अधिनियम द्वारा बदला है। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बदले ही बदले, संसद इसे बदले ही बदले। तो इस अनुच्छेद के तहत जारी आदेशों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर जो है ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपके, केवल एक कथन इसमें सही रहेगा।
क्योंकि इसमें जो है जारी आदेशों को संसद द्वारा हर आदेश को नहीं बदला जा सकता। हालांकि यहाँ पे अपने को ये ध्यान रखना है कि भारत के संविधान में जो न्यायपालिका और जो विधायिका है उन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ना तो न्यायपालिका सर्वोच्च है और ना ही संसद सर्वोच्च है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि वह संसद न्यायपालिका के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रही है, तो वह उस मामले में निर्णय दे सकती है। और संसद को भी अगर लगता है कि न्यायपालिका उसके क्षेत्राधिकार में का उल्लंघन कर रही है, तो वो भी कई बार ऐसे एग्जाम्पल रहे जिसमें संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटा है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसा किसी संविधान में उल्लेख नहीं है, ऐसा आपके अनुच्छेद 142 में उल्लेख नहीं है, तो इस कारण से ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे नॉर्मल वे में अगर पूछा जाता कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सर्वोच्च संसद कानून बनाकर बदल सकती है, तो ये एक सही स्टेटमेंट होता। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 142 के कॉन्टेक्स्ट में ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके केवल एक कथन सही रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपके है अनुच्छेद 144 के बारे में। तो देखिए अपन ने जैसे लास्ट क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था, तो अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख है। तो यहाँ पे अपन ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं। आजकल क्या है कि आर्टिकल्स को सब सेक्शन से भी पूछा जाता है, तो आपको जो है बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो आपको मालूम होनी ही चाहिए। तो अनुच्छेद 144 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है, यह न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। देखिए वेतन से संबंधित है अनुच्छेद 125, ठीक है। तो अनुच्छेद 125, तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो गया। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा कर सकता है, ये भी आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हाईकोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अधीनस्थ न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी ही होते हैं, वो एक तरह से कानून के रूप में होते हैं और अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करते हैं, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालयों को भी मानना पड़ता है। चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायिक अधीक्षण मतलब जो है जुडिशियल प्रेसिडेंसी में रहता है। मतलब सर्वोच्च जो है अगर न्याय कोई किसी मामले पर निर्णय है तो वो सर्वोच्च निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही कथन अपने को पूछा है अनुच्छेद 144 के तहत, तो वो है आपके डी। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में। अब इसमें पहला स्टेटमेंट आपके अनुच्छेद 140 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां दे सकती है। बिल्कुल दे सकती है। देखिए अनुच्छेद 138 में अपन ने बात की थी कि संसद सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है, ठीक है। 139 में अपन ने पढ़ा था कि संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति को बढ़ा सकती है मौलिक अधिकार के अलावा। अब 140 में भी क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को एडिशनल जो है शक्तियां दे सकती है और अन्य शक्तियां भी सर्वोच्च न्यायालय को दी जा सकती है कानून के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट है अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सभी निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट के वह सभी अधीनस्थ जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सभी कोर्ट में मान्य बाध्यकारी होते हैं, अनिवार्य है। तो ये भी स्टेटमेंट है और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 141 में। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 144 सर्वोच्च न्यायालय को प्रशासनिक मामलों पर नियंत्रण देता है। तो देखिए अभी अपन ने बात किया कि न्यायिक अधीक्षण मतलब जो है न्यायिक मामलों में जो है वह सुप्रीम कोर्ट को बराबर अधिकार है, पूरे अधिकार है, लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक मामलों में अधिकार नहीं है, ठीक है। न्यायिक मामलों में नियंत्रण देता है लेकिन प्रशासनिक मामलों में अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कथन कौन से सही है, सही कथन का पूछा है तो 1 और 2 आपके सही कथन है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा डी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन में क्या है कि जैसे पहला स्टेटमेंट है, इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 13(2) में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 13(2) में इसका उल्लेख है कि यदि कोई विधि संविधान का उल्लंघन करती है, यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो वह शून्य होगा, मतलब। तो ये इसका उल्लेख है आपके अनुच्छेद 13(2) में और इसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो संसद द्वारा बनाए कानूनों का समीक्षा कर सकती है, उन पर जो है फैसले दे सकती है। तो इसका आधार है अनुच्छेद 13(2) में है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट होता कि न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख अनुच्छेद 13(2) में है तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाता, ठीक है। आधार पूछा है मतलब किस आधार पर रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो वह आपके अनुच्छेद 13(2) रहेगा, ठीक है। आगे अपन बात करें
वर्ष 2007 में 9 सदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों पर न्यायिक पुनरावलोकन कानून लागू नहीं होगा। देखिए नहीं होगा नहीं दिया था, वाई के सभरवाल की पीठ थी 2007 में, ठीक है, वाई के सभरवाल की अध्यक्षता में संवैधानिक पीठ थी और उन्होंने ये निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानून भी यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनका भी जो है न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। आगे अपन बात करें, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विपरीत किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट जस्ट अगर कोई कानून जो है वह संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अवैध घोषित कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए सही कथन का पूछा है तो आपके 1 और 3 सही कथन रहेंगे, तो डी आंसर रहेगा केवल 1 और 3 इसमें, ठीक है। दूसरा आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट आपके परामर्शी अधिकारिता। देखिए मूल अधिकारिता के बारे में बात की, परामर्शी अधिकारिता के बारे में वही है जैसे अनुच्छेद 143, तो उसमें पहला स्टेटमेंट है यह है 143 में उल्लिखित है, ये सही है बिल्कुल स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे दूसरे एग्जाम में क्या क्वेश्चन घुमा के पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय को राय देना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, और राय मानना भी अनिवार्य नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 131 के परंतुक में वर्णित विषयों पर भी राय मांग सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर राय मांग सकता है, पहली चीज तो ये। यहाँ पे दूसरा ध्यान रखना है कि जो है आपके सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे पर राय दे या नहीं दे वो उस पर निर्भर करता है, और राष्ट्रपति राय माने या नहीं माने ये भी राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है परामर्शी अधिकारिता में आप इतना ध्यान रखें तो ये आपके लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे सही कथन का पूछा है तो 1 और 3 आपके सही रहेगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक प्रावधान, अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविजन है उसके बारे में पूछा है। तो पहला इसमें स्टेटमेंट है अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति से है, जो एम्प्लॉय है उनकी नियुक्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इन नियुक्तियों का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय में जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को होता है, और इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 146 में है, तो आर्टिकल का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा अनुच्छेद 146 संसद को वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है। तो देखिए अनुच्छेद 146 में नियुक्ति का अधिकार तो सीजीआई को है, लेकिन वेतन और सेवा शर्तों का अधिकार जो है वह संसद को दिया गया। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इसके जो कर्मचारियों को वेतन और सेवा शर्तों का अधिकार जो है वह संसद को दिया गया है, तो वो भी आपके अनुच्छेद 146 में है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट सही है। अपने को सही स्टेटमेंट पूछा है तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, आंसर रहेगा 1, 2 और 3। तो इस तरह से आपके जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में और पर्टिकुलर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने का ट्रेंड ज्यादा से ज्यादा रहा है। आगे अपन बात करें निम्नलिखित, ये देखिए आपके जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है प्रॉपर, तो इसमें अगर आपको फैक्ट्स मालूम है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला है इसमें एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है उन्होंने 1969 में जब वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया चुनाव लड़ने के लिए, तो उस समय न तो भारत का राष्ट्रपति पद पर थे ना ही उपराष्ट्रपति थे। तो उस दौरान जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह भारत के एकमात्र सीजीआई है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का कार्यकाल सबसे लंबा था। देखिए अभी जो है DY चंद्रचूड़ रहे थे अभी रिसेंट टाइम में सीजीआई, तो इनके पिता थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, तो उनका कार्यकाल जो है वह सर्वाधिक रहा है भारत में सीजीआई के रूप में। और कमल नारायण सिंह का कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में सबसे छोटा रहा है, ये भी स्टेटमेंट आपके सही है। तो ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही कथन का पूछा है तो आपके तीनों इसमें सही स्टेटमेंट हो जाएंगे, 1, 2 और 3, सी आपके करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए अपन ने इन दोनों क्लासेस में एक तो फैक्चुअल क्वेश्चंस और एक आपके कॉन्सेप्चुअल चीजें दोनों अपन ने डिस्कस की है। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। आपके कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास अरेंज करवाएंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।